एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो पिताजी को अकेले को राइट नहीं था, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हो आप। लेकिन इस केस की बात देखें तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पिताजी को ही राइट था, पिताजी के एक्सपायर होने के बाद आपको आएगा। इस केस के फैक्ट्स में ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की है और सभी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हैं। इसमें पोजीशन के संबंध में भी जो हमने प्लीडिंग की है, आप कब्जे में हो सकते हो ना। और इस केस लॉ में सवाल ये आता है, इसरत जहां का जजमेंट ये कहता है कि यदि आपका कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी में, देन आपको कोर्ट फीस देना पड़ेगी। वादी जो है वो प्रतिवादी क्रमांक 2 के वादी लोग हैं जो अशोक कुमार एंड अदर्स। यस माय ये प्रतिवादी क्रमांक 2 के पुत्र और पुत्रियां हैं। दो के पुत्र और पुत्रियां हैं। यस माय लॉर्ड। पिता ने प्रॉपर्टी बेची थी राम कलेश को। यस माय लॉर्ड। राम कलेश को। राम कलेश ने कलेश है कि राम केस है? राम कलेश है। कलेश है, कभी नहीं हो सकता ऐसा, नाम ही गलत है। राम के साथ कलेश कहाँ आता है? जहाँ राम का नाम हो वहाँ कलेश हो ही नहीं सकता। चलो राम कलेश। और इन्होंने बेची प्रतिवादी क्रमांक 5 एंड 4 और 5 को। राम कलेश ने 4 और 5 को बेची। और नंबर 2 ने बेची राम कलेश को। फिर क्या हुआ? तो ये कौन सी सेल डीड को सेटिस्फाइड कराने के लिए आए? वो जो पहली वाली है। पहली वाली यानी कि नंबर 2 ने जो राम कलेश को बेची थी। यस माय लॉर्ड। इसकी सेल डीड का वैल्यूएशन कितना है? यही तो झगड़ा होगा मेन, जो बात नहीं पता आपको। आप ही आए होगा ना, राम कलेश हो ना आप? कौन हो? अशोक कुमार, सॉरी आप वादी हो। 31,28,000। 31,28,000। यस भाई। 31,28,000। तो आपने वैल्यूएशन कितना किया था दावे का? दावे का वैल्यूएशन हमने किया था 1120 रुपए। किस आधार पर किया? एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड है। व्हाट इज योर राइट? राइट ये पूछते हैं। चलो अब आप कोर्ट के ऑर्डर पे आ जाओ। यस मैम। पेज नंबर 21 पर पूरा ही पढ़ दो। प्रकरण का अवलोकन किया। पेज नंबर 20 में जहां से कोर्ट ने वो किया, प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकट होता है कि वाद पत्र, स्वत्व घोषणा, पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 1/8/12 9/7/12 विक्रय मूल्य 31,28,000 रुपए को निरस्त किए जाने तथा बाद भूमि को स्वत्व घोषित किए जाने एवं नामांतरण आदेश दिनांक 25/12/12 एवं 29/8/16 को शून्य घोषित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया है। वादी के द्वारा वाद पत्र का मूल्यांकन 1300 रुपए किया गया। वादी ने विक्रय पत्र को शून्य घोषित किए जाने के लिए 1,000 रुपए तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 100 रुपए तथा कुल 1120 रुपए के न्याय शुल्क अदा किया है। वादी के द्वारा माननीय न्यायालय के इसके सबसे नीचे वाले पैरा पा जाओ। वाद पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 1/8/12 और 9/7/12 को निरस्त किए जाने की सहायता चाहिए। उक्त विक्रय पत्र वादीगण के पिता बाल गोपाल ताम्रकार के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 145 के पक्ष में निष्पादित कराया गया। विक्रय पत्र में अराजी नंबर 16/2 रकबा 1.275 हेक्टेयर, आराजी नंबर 127/1 रकबा 1.233 हेक्टेयर, आराजी नंबर 127/2 रकबा 1.233 हेक्टेयर का उल्लेख है। उक्त भूमि का ही वादी ने स्वत्व घोषित करने की सहायता चाहिए। वादीगण ने वाद पत्र में पिता के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया और वाद पत्र वादग्रस्त भूमि को पैतृक संपत्ति होना बताया है। विक्रय पत्र को निरस्त किए जाने बिना स्वत्व घोषणा नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्याय दृष्टांत राम निवास वाहन विरुद्ध शोभराज तथा अन्य राजस्व 2019 का 200 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वादी के पिता के द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। वादी के द्वारा हक की घोषणा तथा विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने की सहायता चाहिए। विक्रय विलेख को रद्द किए बिना कोई अंतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। विक्रय विलेख के मूल्य अनुसार न्याय शुल्क अदा करना आवश्यक है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा न्याय दृष्टांत हंसराज जहां बनाम रजिया बेगम इसरत जहां बनाम रजिया बेगम वगैरह 2010 सबसे ज्यादा यही जजमेंट खिलाफ है आपके। अब आप ये बताइए दावा आपने किस हैसियत से किया है? ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी?
whether you are claiming right through your father or you are claiming yourself to be owner. पुश्तैनी प्रॉपर्टी है माय लॉर्ड। प्रॉपर्टी है तो कहाँ से आई, कहाँ लिखा है बताइए? यदि आपका खुद का राइट है प्रॉपर्टी में, then you are not required to pay the court fee. इसरा जहाँ के अनुसार, if you are claiming right through father and father has executed sale deed, then you are required to value the suit and to pay the court fee. Yes. ये इसरा जहाँ कहता है। अब इसमें आपने दावे में क्या कहा है वो आप बताइए। पैरा नंबर 4 से देख ले, पेज नंबर 12 मेरे दावे का। यार अगर आप 3 पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस। यह कि यार राजी नंबर 16/2 रकबा 1.2 ये रकबा वगैरह यहाँ तक आ जाइए। इसकी भूमि है, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, तथा यह भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 भूमि 5वीं लाइन, और इस भूमि के भूमि स्वामी प्रतिवादी क्रमांक 2 थे। दो थे माने अभी भी है ना कि 2 थे, 2 ही माने पिताजी हो गए। यस माय लॉर्ड। राजस्व अभिलेख में भी प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट है तथा यह भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 को पैतृक संपत्ति है। हाँ। इस भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 2 ने वादीगण के अनुपस्थित में व बिना जानकारी दिए हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पर दिनांक 1/8/12 को निष्पादित करा दिया, जिससे ये भूमिया वादी एवं प्रतिवादी ये जो आप कह के आए हो इसी के हिसाब से तो आपको कोर्ट फीस देना पड़ेगी। आगे भी है, हमने स्पष्ट किया है। उनसे पैरा में 4 भी देख। You are claiming right in the property on the basis that it is ancestral property. Yes. और वो पिताजी हैं आपके हैं, क्या आपको पिताजी के जीवन काल में प्रॉपर्टी पर राइट है? फिर वही प्रश्न आ जाएगा। If you don't have any right in the lifetime of your father, अगर वो स्वर्जित है तो नहीं है। स्वर्जित नहीं, कोई सी भी हो, पैतृक भी है, then also it will come firstly to the father and after death of father it will go to you. In the lifetime of father you have no right, or in the lifetime if father has sold the property then you have to pay the court fee and valuation. You have to do the valuation on the basis of consideration mentioned in the sale deed. इस तरह जहाँ वगैरह जो जजमेंट है, ये ऑनरेबल जस्टिस आनंद पाठक जी का जजमेंट सेम, इसमें विवाद, यही विवाद था इसमें। आपने ये बता दो दिया इसकी प्लीडिंग कहाँ है आपकी वाली। हालांकि ये जजमेंट से मैं कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन इसकी प्लीडिंग वाली कहाँ है? इसमें आप देखिए क्या 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 आए थे। ये सेटेड इसमें ये कहकर आए थे कि साहब कि ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की है और फादर जो है, फादर उसका करता है। आप तो सीधे सीधे कहकर आ रहे हैं कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी और पिताजी के नाम में थी और ये पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति है और पजेशन के संबंध में भी इसमें डिस्कस है। हमारा वादी गण का और पिताजी का संयुक्त हिंदू परिवार है, सभी लोग संयुक्त हिंदू परिवार के मेंबर हैं और उसने अपने आप को इस सबके रहते हुए अपने आप को संयुक्त परिवार का कर्ता होने के नाते या अदरवाइज उसने प्रॉपर्टी बेच दी। ऐसा तो आपका केस इसमें है नहीं। इसमें तो आप बोल रहे हो ज्वाइंट पैरा 15 में पजेशन के संबंध में भी डिस्कस किया है। इसमें आप ये बोल रहे हो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको राइट है क्या कोई? आपका ये केस ज्वाइंट हिंदू फैमिली का नहीं है, आपका ये दावा। आप इस जजमेंट को रिलाई कर रहे हो। ये दिस जजमेंट इज डिस्टिंग्विशेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट दिस केस इज arising out of the pleadings that the property is joint Hindu family property and we all are plaintiffs and father are the member of joint Hindu family. Yes, इसमें कोर्ट ने फैक्चुअल एस्पेक्ट लिखा है। इसमें भी पिता ने ही प्रॉपर्टी बेची थी। हाँ, उसके लिए जो बेस है, जो बेस बनाया, क्या होता है ये अपनी वकालत की कला है कि वो क्या केस बनाकर आता है। इसके जो फैक्ट्स हैं आपको नहीं समझ में आ रहा हो और 5 मिनट पढ़ लीजिए और इसके फैक्ट्स पढ़ लीजिए। इसमें आप जो अभी आपने पढ़ा पैराग्राफ 3 और 4, उसमें आप ये क्या आ रहे हो कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो पिताजी को अकेले को राइट नहीं था, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हो आप। लेकिन इस केस की बात देखें तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में
पिताजी को ही राइट था, पिताजी के एक्सपायर होने के बाद आपको आएगा। इस केस के फैक्ट्स में ये कहा है कि ये प्रॉपर्टी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की है और सभी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर हैं। हालांकि ये इस बात में कितनी दम है बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये केस के फैक्ट्स और इस केस के फैक्ट्स शायद अलग हैं। आप और चाहे तो देख लीजिए 5 मिनट बैठ के। आगे पैरा नंबर 4 में हमने इसमें दावे की पैरा 4 में पढ़ दिया ना आपने, बताया Yes. होता है, तो पढ़ा है। और इसमें पोजीशन के संबंध में भी जो हमने प्लीडिंग की है, आप कब्जे में हो सकते हो ना। और इस केस लॉ में सवाल ये आता है, इसरा जहाँ का जजमेंट ये कहता है कि यदि आपका कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी में, देन आपको कोर्ट फीस देना पड़ेगी। सेल डीड को आपको अवॉइड, सेल डीड को जो है अवॉइड करना पड़ेगा। सेल डीड को के संबंध में आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा और सेल डीड की कोर्ट फीस देना पड़ेगी। और इसमें हम पार्टी नहीं है ऐसा नहीं, भले ही आप पार्टी नहीं हो, लेकिन चूंकि आपको कोई प्रॉपर्टी में राइट नहीं है तो यू कैन क्लेम एनीथिंग इन द प्रॉपर्टी ओनली ऑन बिहाफ ऑफ योर फादर, बिकॉज इन द लाइफ टाइम ऑफ फादर यू हैव नो राइट। मेरा इसको नेक्स्ट भी कर दे। मैं हिंदू विद में कुछ देख और देख लो, विनीता शर्मा से अरे कब्जे में है और कब्जे में बने रहोगे, आराम से कोर्ट फीस दो। कोर्ट फीस से क्यों भाई नहीं, महिला दावे का क्या होगा, खारिज होगा, कुछ होगा, अलग मैटर है। आपको कोर्ट फीस देना पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। नेक्स्ट वीक